Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी मैथ्स। स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और यूनिवर्सिटी में भी ये टॉपिक अक्सर इंक्लूड होता है। तो न्यू एक्सरसाइज पर मूव करने से पहले, जो कि एक्सरसाइज 2.5 है हमारा नेक्स्ट टारगेट, उस पर जाने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझें, इसकी बेसिक्स को समझें और इसके प्रोसीजर को समझें, और उसके बाद हम एक्सरसाइज 2.5 पर जाएंगे। तो मैं टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ। आज के हमारे जो टारगेट हैं वो हमारे 3 टॉपिक्स हैं, रॉ एंड कॉलम ऑपरेशंस, और सेकेंडली इक्लॉन फॉर्म और रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म क्या होती है, और थर्ड रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड होता है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हैं जिन पर आज हमने बात करनी है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं रॉ एंड कॉलम ऑपरेशंस पे, दैट मीन्स एलिमेंट्री रॉ एंड कॉलम ऑपरेशंस पे। तो एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस, ये दो जो है समझ लें आप ऑपरेशंस होते हैं। तो पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस से। अच्छा, एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस जो हैं, क्योंकि कॉलम ऑपरेशंस पर जब हम आएंगे तो वो वही हैं जो रॉ के ऑपरेशन है, बस उसमें रॉ की जगह कॉलम का जो है समझ लें रोल आ जाता है। तो पहले ये समझें कि एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस होते क्या हैं। अच्छा, इफ़ A इज़ m/n मैट्रिक्स, अगर आपके पास A कोई भी मैट्रिक्स है तो हम A मैट्रिक्स से एक दूसरा मैट्रिक्स बनाते हैं, m/n मैट्रिक्स ही बनेगा, मतलब उसका ऑर्डर वही रहेगा जो ओरिजिनल मैट्रिक्स A का होता है। ठीक है, जो कि हम उस नए मैट्रिक्स को हम कह रहे हैं B मैट्रिक्स। ठीक है, बट वो हमें ऑब्टेन कहाँ से मिला है, मतलब हासिल कहाँ से हुआ है, वो A से ही हुआ है, बाय परफॉर्मिंग एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस ऑन A। और हम वो B मैट्रिक्स जो दूसरा मैट्रिक्स है वो A मैट्रिक्स से हमें मिला है, वो हम कैसे हासिल करते हैं, हम उसमें करवाते हैं एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस। एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस करवाते हैं किस मैट्रिक्स पे, A पे, उससे हमें एक नया मैट्रिक्स मिलता है B मैट्रिक्स। ठीक है जनाब, तो इससे हम कहते हैं जो मैट्रिक्स हमें मिलेगा वो हमारा मैट्रिक्स कहलाएगा रॉ इक्विवेलेंट टू A, क्योंकि हमने उस पर एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस करवाए होते हैं। ठीक है, और सिंबॉलिकली हम क्या लिखेंगे, B रॉ इक्विवेलेंट, इस पर छोटा सा R बना है और इक्विवेलेंट का सिंबल भी है। तो B इज़ अ मैट्रिक्स दैट इज़ रॉ इक्विवेलेंट टू A। ठीक है जनाब, और ये इसको हमने रीड कैसे करना है, B इज़ रॉ इक्विवेलेंट टू A, जैसे कि मैंने आपको पढ़ के इसको बता दिया है। अच्छा, अब बात करते हैं कि एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस होते कौन कौन से हैं। तो याद रखें 3 हैं एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस जो कि मैट्रिक्स पर करवाए जाते हैं मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है, तो अब वो 3 ऑपरेशंस कौन से हैं, वन बाय वन हम उनको समझते हैं। नंबर 1, इंटरचेंजिंग ऑफ एनी 2 रॉज, दैट इज RIJ, यानी आपके पास अगर कोई भी मैट्रिक्स मौजूद है तो आप उनके जो है कोई भी 2 रॉज को इंटरचेंज करवा सकते हैं, 2 रॉज को इंटरचेंज करवा सकते हैं, और हम उसको लिखते हैं ऐसे, किस तरह, RIJ। I और J जो है 2 अलग अलग रॉज के नंबर हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप देखें, मैंने एग्जांपल भी यहाँ मेंशन की है, एक मैट्रिक्स मैंने यहाँ बनाया है, इस मैट्रिक्स की मैंने रॉ ऑपरेशंस करवा रहे हैं हम, तो हमने इस तरह से ये इक्विवेलेंट का सिंबल भी लगाना है और R भी करवाना है, क्योंकि हम इस वक्त एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन की बात करें। जब हम एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन पे आएंगे तो ये सिंबल R के बजाय C बन जाएगा। ठीक है, तो पहला ऑपरेशन क्या है, इंटरचेंज का, यानी आप 2 रॉज को आपस में इंटरचेंज करवा सकते हैं। तो जैसे कि अगर आप देखें तो यहाँ पे मेरी फर्स्ट रॉ 1 4 -1, सेकेंड रॉ है 2 3 0, और थर्ड रॉ है 3 2 1। तो मैंने क्या किया है, मैंने इस मैट्रिक्स के अंदर पहली और दूसरी रॉ को इंटरचेंज करवाया, इनकी पोजीशंस को। तो जो सेकंड रॉ है 2 3 0 वो मेरी फर्स्ट पे आ गई है, और जो फर्स्ट रॉ है वो मेरी सेकंड पे आ गई है, बाकी थर्ड एज इट इज रहा। तो हमने इंटरचेंज किसको करवाया है, फर्स्ट को और सेकंड रॉ को। तो हमने साथ साथ साइड में लिखना होता है कि हम इंटरचेंज जिसको भी करवा रहे हैं, तो हमने उसको लिख दिया R1 2, यानी 1 और 2 ने आपस में इंटरचेंजिंग की है। तो ये पहला ऑपरेशन है कि इंटरचेंज का ऑपरेशन जो है किया जा सकता है वाइल डूइंग द एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस। अब आ जाते हैं सेकंड ऑपरेशन की बात। अच्छा, सेकंड ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ रॉ बाय एनी नॉन ज़ीरो स्केलर K, यानी
पहली चीज़ इंटरचेंज थी, दूसरी चीज़ है मल्टीप्लिकेशन, यानी किसी भी रॉ को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं किससे, किसी भी स्केलर के, यानी कोई भी, अच्छा स्केलर जो है नॉन ज़ीरो होना चाहिए, यानी ज़ीरो ना हो, कोई भी नंबर होगा उससे आप किसी भी रॉ को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन इज़ ऑल्सो अलाउड। और उसको हम लिखेंगे कैसे, KRI, के मतलब जो भी नंबर आप सेलेक्ट करेंगे मल्टीप्लाई करने के लिए, और I यहाँ पर उसका रॉ का नंबर शो कर रहा है, वो फर्स्ट भी हो सकता है, वो सेकंड भी हो सकता है, वो थर्ड भी, वो फोर्थ भी, जो भी आप रॉ मल्टीप्लाई करवाने जा रहे होंगे। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ मैंने एक मैट्रिक्स बनाया है, इस मैट्रिक्स को मैंने 1 4 -3 1 4 -3 0 2 5, ये जो सेकंड रॉ है 0 2 5 वाली रॉ, ये रॉ चेंज हो गई है। अगर आप देखें, सॉरी 0 2 5 वाली रॉ चेंज नहीं हुई, बल्कि मैंने, क्योंकि यहाँ पर साथ में लिखा हुआ है 2R3, यानी मैंने R3 यानी रॉ 3 को मैंने मल्टीप्लाई करवाया है, जो कि है 137। अब ये 137 आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ये क्या बन गया है, क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई किससे करवाया, रॉ 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14। तो चेंजेस किस में हुई हैं, सिर्फ R3 में, यानी R3 मल्टीप्लाई हुआ है 2 से, यानी एक स्केलर है, स्केलर यहाँ पे 2 है, और रॉ कौन सी है हमारी, थर्ड रॉ को हमने 2 से मल्टीप्लाई करवाया है। और इस तरह हमने अपना सेकंड ऑपरेशन परफॉर्म किया है एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन का, जो कि है मल्टीप्लाई। यानी आप करवा सकते हैं इंटरचेंज दो रॉस को, आप करवा सकते हैं किसी भी रॉ को मल्टीप्लाई। दो बातें समझ में आ गई। अच्छा, अब तीसरा लास्ट ऑपरेशन एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन का वो क्या होता है, वो ये है कि आप एडिशन करवा सकते हैं किसी भी एक रॉ की, एडिशन ऑफ एनी मल्टीपल ऑफ वन रॉ टू अनदर, एक रॉ को दूसरी रॉ में एडिशन करवा सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई करवा के किसी नंबर से। कैसे देखें, अच्छा इसकी जनरल फॉर्म क्या लिखी है, RI, मतलब ये कोई भी एक रॉ होगी जिसमें आप एडिशन करवा रहे हैं दूसरी रॉ RJ को, लेकिन वो जो RJ यानी कि जो दूसरी रॉ ऐड होने जा रही है वो किसी भी ना किसी स्केलर से मल्टीप्लाई होकर आएगी, मल्टीप्लिकेशन के साथ में मतलब किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होकर आएगी। अब इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने यहाँ एक मैट्रिक्स बनाया है। अच्छा, इस मैट्रिक्स को अगर आप देखें तो मैंने यहाँ साथ में लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने ये जो है एग्जाम्पल के अंदर ये वाला ऑपरेशन किया है, मैंने R2 यानी कि सेकंड रॉ के अंदर फर्स्ट रॉ को ऐड किया है, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करवा के। तो आप देखें 2 से मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगी 2 1 ज़ा 2, और इसके अंदर क्योंकि मैंने, अच्छा एडिशन कहाँ हो रही है आपको नज़र आ रहा है, R2 में एडिशन हो रही है, तो यानी कि चेंजेस कौन सी रो में आएंगी, R2। अब आप देखें ये मैट्रिक्स आपके सामने लिखा है जिसका R1 और R3 दोनों रॉज सेम हैं, चेंजेस कहाँ हैं, R2 में। और वो चेंजेस क्या हैं, हमने सेकेंड रॉ में ऐड किया है फर्स्ट रॉ को 2 से मल्टीप्लाई करवा के, तो 2 1 ज़ा 2, और इसमें +2 हो गया तो ये 4 हो गया। ऐसे ही 2 2 ज़ा 4, और 4 में -1 को ऐड किया तो 3 हो गया। इसी तरह 2 1 ज़ा 2, और 3 उसमें ऐड किया तो 5 हो गया। तो चेंजेस आपने नोटिस की कि सिर्फ उसी रॉ में आएंगे जो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो इन शॉर्ट जब हम रॉ ऑपरेशंस करवाने जाएंगे तो रॉ ऑपरेशंस कितने हैं टोटल, 3 रॉ ऑपरेशंस हैं, याद रखना है आपने कौन कौन से। पहला इंटरचेंजिंग आप करवा सकते हैं, सेकंड ऑपरेशन किसी भी रॉ को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं किसी नॉन ज़ीरो नंबर से, और तीसरा ऑपरेशन कोई भी दो रॉज आपस में ऐड हो सकती हैं। ठीक है जनाब, तो इस तरह से आपने एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन समझे हैं। अब इसी पैटर्न पे हमारे आते हैं एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस। चलें अब उनको भी देख लेते हैं। अच्छा, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस की अगर हम बात करें, चलें जनाब पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ये भी उसी तरह है जिस तरह अभी आपने एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन समझा, मैंने पहले ही आपको बताया सिर्फ रॉ की जगह कॉलम का वर्ड यहाँ इस्तेमाल होगा। ये भी वही एक m/n मैट्रिक्स है जो कि जिससे आप m/n मैट्रिक्स B हासिल करेंगे इस A मैट्रिक्स से। ठीक है जनाब, B मैट्रिक्स हमें मिलेगा, लेकिन किससे मिलेगा, A मैट्रिक्स से मिलेगा। अच्छा, मिलेगा कैसे, बाय परफॉर्मिंग एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। इस बार जो पीछे आपने काम किया था वो रॉज पे था, जो ऑपरेशंस 3 थे, यहाँ वही सेम ऑपरेशंस होंगे लेकिन किस पे, कॉलम पे होंगे। और इसको हम सिंबॉलिकली किस तरह लिखते हैं, B इज़ अ मैट्रिक्स। इसको पढ़ेंगे कैसे, B मैट्रिक्स है जो कि कॉलम इक्विवेलेंट है, वहाँ था रॉ इक्विवेलेंट, यहाँ है कॉलम इक्विवेलेंट। तो C कॉलम के लिए लगाया और इक्विवेलेंट का साइन भी हमने लगाया। तो B इज़ अ मैट्रिक्स दैट इज़ कॉलम इक्विवेलेंट टू A। ठीक है जनाब,
तो अब आ जाते हैं वही 3 ऑपरेशंस को स्टडी करते हैं यहाँ पे वन बाय वन। पहला ऑपरेशन जैसा कि मैंने आपको बताया है ऑपरेशंस वही रहेंगे, सिर्फ रॉ की जगह कॉलम्स अब जो है यहाँ पर इंटरफेयर करेंगी। तो पहला ऑपरेशन क्या था, वहाँ भी इंटरचेंज, यहाँ भी इंटरचेंज, यानी आप कोई भी 2 कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करवा सकते हैं। और उसको जनरली यहाँ लिखा है CIJ, मतलब I और J का मतलब क्या है, 2 डिफरेंट कॉलम्स। अब इधर देखें अगर आप, तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड कॉलम को इंटरचेंज करवाया है। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं ये एक मैट्रिक्स A है जिससे मैंने मैट्रिक्स B बनाया, लेकिन किस तरह बनाया है, इंटरचेंजिंग। आप देखें 1 2 3 जो फर्स्ट कॉलम था वो मैंने सेकंड की प्लेस पे लिख दिया, और 4 3 2 जो सेकंड कॉलम था उसको मैंने फर्स्ट की प्लेस पे लिख दिया, बाकी का तीसरा कॉलम सेम रहा। ठीक है जनाब, तो इंटरचेंजिंग डन। अच्छा, इसी तरह से अगर हम देखें सेकंड ऑपरेशन हमारा क्या था, मल्टीप्लिकेशन का, यानी मल्टीप्लिकेशन किसी भी कॉलम की हो सकती है किसी भी नॉन ज़ीरो स्केलर से। जिस तरह वहाँ रॉ की मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, इस तरह कॉलम को भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने एज एन एग्जांपल 2 मल्टीप्लाई किया है C3 से, तो ये एक मैट्रिक्स आपके सामने मौजूद है एग्जाम्पल में। इसका जो कॉलम 3 है उसको मैंने मल्टीप्लाई करवाया है किससे, 2 से। तो बाकी आप देखें दोनों कॉलम्स जो हैं एज इट इज़ सेम आ गए, राइट। अच्छा, थर्ड कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 - 3 = -6, 2 5 = 10, 2 7 = 14। तो मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन भी समझ में आ गया। अच्छा, थर्ड ऑपरेशन वहाँ भी जो था वही यहाँ रहेगा, क्या था, एडिशन का ऑपरेशन। यानी आप एडिशन करवा सकते हैं किसकी, एक कॉलम की दूसरे कॉलम में, लेकिन किसी भी जो है नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवा के, मतलब किसी कॉलम को। तो जैसे कि अगर आप इसकी जनरल फॉर्म देखें तो हम उसको कैसे लिखते हैं, CI + K CJ। CI मतलब एक कॉलम, CJ मतलब दूसरा कॉलम, और K जो नंबर आप मल्टीप्लाई करवा के आ रहे हैं उस कॉलम के साथ। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल आपके लिए लिखी है जिसमें मैंने कॉलम 2 के अंदर कॉलम 1 को ऐड किया है 2 से मल्टीप्लाई करवा के। एडिशन कहाँ हो रही है, कॉलम 2 में। तो आपने जो है कॉलम 2 में ज़ाहिर है हमारी सारी चेंजेस आएंगी, 1 और 3 में नहीं आएंगी। तो 1 जो आपका फर्स्ट कॉलम है और जो थर्ड कॉलम है ये तो आपके मैट्रिक्स में एज इट इज़ आ गए। अच्छा, अब ज़रा देखते हैं इसको। कॉलम 2 में हमने क्या करना है, एडिशन करवानी है किसको, C1 को, पहले कॉलम को, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करवा के। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, 2 1 = 2, और इसमें ऐड कर दें 2, तो 2 और 2 कितने हो गए, 4। इसी तरह इसको वापस मल्टीप्लाई करवाएं, 2 2 = 4, और 4 - 1 3, और इसी तरह 2 4 = 8, और 8 + 5 13। आर यू गेटिंग? आई होप यू आर गेटिंग। और अगर कोई ना बात समझ में आए तो आप मुझसे ज़रूर सवाल कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो इस तरह से ये एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस हैं और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस हैं, जो कि सेम ही हैं, जस्ट एक बार इसमें आप रॉ पे अप्लाई करते हैं और कभी आप कॉलम पे। अच्छा, मज़े की बात यह है कि यूजुअली जो आप मैट्रिक्स में आप देखेंगे ज़्यादातर ना एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन किया जाता है। कॉलम ऑपरेशन भी आप कर सकते हैं, ये भी कोई जो है रॉन्ग नहीं है करना, ये आपकी अपनी चॉइस होती है, लेकिन यूजुअली एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जनाब, चलें। अच्छा, इसके बाद हम बात कर लेते हैं अपनी सेकंड टॉपिक की, जो कि है हमारा इक्लोन फॉर्म, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर टुडे। इक्लोन फॉर्म की बात करते हैं अब हम। इक्लोन फॉर्म क्या होती है किसी भी मैट्रिक्स की। अच्छा, चलें जनाब, किसी भी मैट्रिक्स जो है उसको आप कहेंगे कि वो अपनी इक्लोन फॉर्म में है, उसकी जो फॉर्मेशन है, जो स्ट्रक्चर है, वो इक्लोन फॉर्म का है। कब होगा जब ये 3 बातें अगर आप देखें उसमें नोटिस करें कि ये फुलफिल 3 कंडीशंस अगर ये फुलफिल हो रही हैं तब होगा। पहली कंडीशन, द फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री इन एनी रॉ इज़ 1, दैट इज़ द लीडिंग एंट्री और द पाइवट। पहली नॉन ज़ीरो नंबर अगर आप देखें किसी भी रॉ के अंदर तो आपको क्या मिलना चाहिए, 1, और उसको हम कहेंगे कि ये हमारा लीडिंग एंट्री है या पाइवट पॉइंट है। देखें, मैंने एग्जाम्पल लिखी हुई है यहाँ पे, साथ साथ मैं आपको एग्जाम्पल भी समझाऊंगी, एक एक पॉइंट, एक एक कंडीशन को। तो अगर आप नोटिस करें तो इस मैट्रिक्स की पहली रो को ज़रा गौर से देखें। इस मैट्रिक्स के अंदर पहला नंबर तो हो गया 0, लेकिन जो दूसरा नंबर है जो कि नॉन ज़ीरो नंबर है, तो वो नॉन ज़ीरो नंबर क्या है, वो नॉन ज़ीरो नंबर है 1। तो कंडीशन क्या थी कि
कोई भी आपको पहला नॉन ज़ीरो नंबर जो मैट्रिक्स में नज़र आए तो वो होना चाहिए 1। तो यहाँ आप देख रहे हैं, अच्छा ये बात हर रॉ के लिए है, तो आप ज़रा सेकंड रॉ को भी ऑब्जर्व करें, 0 0, लेकिन यहाँ जो पहला नंबर आया है नॉन ज़ीरो नंबर वो क्या आया है, वो 1 ही आया है। तो ये भी हमारा एक तरह से आप देखें तो इसको भी आप लीडिंग एंट्री बोलेंगे इस रॉ की, पहली रॉ की। इसी तरह इसको भी आप लीडिंग एंट्री बोलेंगे सेकंड रॉ की। इसी तरह थर्ड रॉ में तो कोई लीडिंग एंट्री है ही नहीं क्योंकि तमाम एलिमेंट्स जो हैं 0 हैं। तो पहली कंडीशन समझ में आ गई कि अगर आपको ऐसा मैट्रिक्स सामने नज़र आता है जिसके अंदर हर रॉ में पहला नॉन ज़ीरो नंबर जो भी आपको नज़र आए वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसी तरह मैंने एक एग्जांपल यहाँ लिखी है, ऑब्जर्व दिस वन ऑल्सो। इसके अंदर पहला नंबर क्या है, वो ऑफ कोर्स 1 ही है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर आप गौर से ऑब्जर्व करें दूसरी रॉ में भी पहला नॉन ज़ीरो नंबर हमें 1 ही नज़र आ रहा है। इसी तरह जो तीसरी रॉ है उसका भी पहला नॉन ज़ीरो नंबर हमें 1 नज़र आ रहा है। तो ये पहली कंडीशन अच्छे से समझ में आ गई। अच्छा, दूसरी कंडीशन समझें, ऑल एंट्रीज बिलो द लीडिंग एंट्री हमारी कौन सी थी, लीडिंग एंट्री हमारी 1 है, ठीक है। तो ये कह रहा है तमाम एंट्रीज जो आपको लीडिंग एंट्री के नीचे नज़र आएंगी मस्ट बी ज़ीरोज़, वो क्या होनी चाहिए, 0। ऑब्जर्व करें, ये मैंने पहले ही हाईलाइट कर दी है हमारी लीडिंग एंट्रीज़, क्योंकि जब मैं आपको पहला वाला पॉइंट समझा रही थी तो लीडिंग एंट्रीज़ जो थी हमारी ये सब मैं यहाँ पे हाईलाइट कर चुकी हूँ। वो कह रहा है जितनी भी लीडिंग एंट्रीज़ यहाँ पर हैं उसके नीचे तमाम ज़ीरोज़ आएंगे। ऑब्जर्व करें, 1 के नीचे क्या है, तमाम 0। यहाँ पे भी जी जो 1 है 1 के नीचे क्या है, 0 है। ऐसे यहाँ देखें 1 के नीचे तमाम ज़ीरोज़ हैं, यहाँ भी 1 के नीचे 0 है, यहाँ तो 1 है ही लास्ट में खुद। तो दूसरी बात समझ में आ गई, पहला नंबर किसी भी नॉन ज़ीरो जो भी आपको नंबर नज़र आए नॉन ज़ीरो हर रॉ का वो क्या होगा, 1 होगा, और 1 के नीचे तमाम ज़ीरोज़ होंगे। ये 2 कंडीशन समझ में आ गई। तीसरी आखिरी कंडीशन और सबसे आसान, एवरी नॉन ज़ीरो रॉ इन अ मैट्रिक्स कम्स बिफोर, यानी कि जितनी भी नॉन ज़ीरो रॉज हैं वो पहले आनी चाहिए एवरी ज़ीरो रॉ, और 0 रॉ से पहले आनी चाहिए। अगर कोई भी 0 रॉ मैट्रिक्स के अंदर है तो वो आखिर में जाएंगी, ठीक है। तो अब मैंने एक एग्जांपल में तो 0 रॉ बनाई है, आपको नज़र आ रही होगी, वो मैंने सबसे आखिर में लिखी है, और जो नॉन ज़ीरो रॉज हैं उनको ऊपर लिखा है। ऐसे ही इस वाले मैट्रिक्स में कोई भी 0 रॉ है ही नहीं, तो यहाँ इसलिए लिखा था इफ़ देयर इज़ एनी, यानी अगर कोई 0 रॉ होगी तो वो आखिर में जाएगी और जो नॉन ज़ीरो रॉज हैं वो पहले आएंगी। तो ये नॉन ज़ीरोज़ थी। अच्छा, नॉन ज़ीरो का मतलब तो आपको समझ में आ रहा है ना, जिसके तमाम एलिमेंट 0 ना हो वो नॉन ज़ीरो होंगी, और ये 0 रॉज कहलाएंगी क्योंकि इसके तमाम एलिमेंट्स क्या हैं, 0। तो नॉन ज़ीरो रॉज ऊपर और 0 रॉज सबसे आखिर में, अगर कहीं भी 0 रॉ होती है तो ये 3 कंडीशंस अगर आपको नज़र आती हैं तो आप समझ लीजिएगा कि ये जो मैट्रिक्स है वो कौन सा है, मैट्रिक्स इक्लोन फॉर्म में है वो मैट्रिक्स, ठीक है जनाब। तो इसमें अगर कोई भी सवाल है तो ज़रूर मुझसे पूछें। अच्छा, इसी तरह से एक और चीज़ इसके साथ साथ आती है, बिल्कुल इसके जो है कज़न की तरह, रिड्यूस्ड इक्लोन फॉर्म। अच्छा, रिड्यूस्ड इक्लोन फॉर्म मैट्रिक्स की क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी इन द रिड्यूस्ड इक्लोन फॉर्म। किसी भी मैट्रिक्स को आप रिड्यूस्ड इक्लोन फॉर्म में कब बोलेंगे, इफ़ इट इज़ इन इक्लोन फॉर्म। पहली चीज़ कि पहली बात कि उसको पहले होना चाहिए इक्लोन फॉर्म में, यानी वो जो 3 बातें ऊपर आपको समझाई थी पहले, वो तीनों बातें, वो तीनों कंडीशंस फुलफ़िल होनी चाहिए उस मैट्रिक्स पे, यानी पहले उस मैट्रिक्स को होना चाहिए इक्लोन फॉर्म में। एडिशनली, यानी अब दूसरी बात, एक पॉइंट और बता रहे हैं जो इसमें एक्स्ट्रा होगा, वो कौन सा होगा, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कॉलम विच कंटेन लीडिंग एंट्री 1, यानी तमाम एलिमेंट्स उस कॉलम के जिसमें लीडिंग एंट्री 1 आ रही है आर 0, तमाम एलिमेंट्स 0 होते हैं उसके अंदर एक्सेप्ट दैट लीडिंग एंट्री, ठीक है, यानी सिवाय उस लीडिंग एंट्री के। अब देखें आपके सामने मैंने 2 एग्जांपल्स बनाई हैं यहाँ पर। अच्छा, देखें, सबसे पहली चीज़, पहले तो हम ये 3 कंडीशंस को चेक करते हैं जो अभी हमने ऊपर इक्लोन फॉर्म में समझी थी। क्या पहला नंबर आपको नॉन ज़ीरो नंबर 1 नज़र आ रहा है, लीडिंग एंट्री आपकी 1 है, येस ऑफ कोर्स 1 है। पहली रॉ में देख लिया। दूसरी रॉ में देखें, पहला नॉन ज़ीरो नंबर हमें जो नज़र आया क्या वो 1 नज़र आया, येस। तीसरी रॉ में भी देखें, जो नॉन ज़ीरो नंबर है वो 1 नज़र आया, येस। तो इसका मतलब पहली चीज़ तो ये है कि पहली कंडीशन हो गई पूरी। अच्छा, अब दूसरी कंडीशन क्या थी, दूसरी कंडीशन ये थी कि तमाम एंट्रीज़ 1 के नीचे, यानी लीडिंग एंट्री जो 1 है आपकी, उसके नीचे तमाम जितनी भी एंट्रीज़ हैं वो सब 0 होनी चाहिए। ऑब्जर्व करें, 1 के नीचे ज़ीरोज़ हैं,
यहाँ भी 1 के नीचे 0 है, 1 तो यहाँ पे है ही लास्ट में। अच्छा, ये एग्जाम्पल भी मैंने एक और लिखी है, तो इसको भी देखें। इधर देखें, पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट लीडिंग एंट्री 1, ऐसे ही यहाँ भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट 1, यहाँ तो ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। अच्छा, तीसरी कंडीशन क्या थी इक्लोन फॉर्म की? 2 बातें पूरी हो चुकी हैं। अच्छा, तीसरी कंडीशन क्या थी कि तमाम ज़ीरो रॉस आखिर में आनी चाहिए। इसमें कोई ज़ीरो रॉ है ही नहीं, ये तो तमाम तीनों नॉन ज़ीरो रॉज हैं। इसमें एक ज़ीरो रॉ है और वो के जो कि आखिर में ही आ रही है, क्योंकि उससे ऊपर आ रही हैं दोनों नॉन ज़ीरो रॉज। तो यानी दोनों मैट्रिक्स, पहली चीज़ कि वो दोनों मैट्रिक्स जो हैं इक्लोन फॉर्म में हैं। एडिशनली क्या बोला था? एडिशनली ये बोला था कि जितने भी एलिमेंट्स आपको कॉलम में, हर कॉलम की बात हो रही है ये, हर कॉलम में जिसमें आपका लीडिंग एंट्री 1 होगा, उसके तमाम एलिमेंट्स 0 होंगे एक्सेप्ट उस 1 के। लीडिंग एंट्री का मतलब क्या है? 1। तो उस 1 के अलावा तमाम एलिमेंट्स 0 होंगे। यानी अब सिर्फ नीचे नहीं देखना, बल्कि 1 के ऊपर भी देखें कि जो भी एलिमेंट्स आपको नजर आएंगे वो 0 होंगे। तो यहाँ देखें, ये तो है ही 0, इसको तो छोड़ देते हैं। लीडिंग एंट्री वाला कॉलम ढूंढें। लीडिंग एंट्री ये 1 है, इसके नीचे ज़ीरोज़ हैं, इसके ऊपर तो कोई नंबर है नहीं, और अगर होता तो वो 0 होता। ऑब्जर्व दिस वन, थर्ड कॉलम को देखें। लीडिंग एंट्री मैंने हाईलाइट की हुई है 1 के नीचे 0 है, ये इक्लोन फॉर्म की कंडीशन थी। लेकिन रिड्यूस इक्लोन फॉर्म की कंडीशन क्या है कि 1 के ऊपर भी 0 हो। यहाँ भी देखें, इस 1 के ऊपर तमाम ज़ीरोज़ हैं, तो इसका मतलब ये रिड्यूस्ड इक्लोन फॉर्म है। सिर्फ इक्लोन नहीं है बल्कि रिड्यूस्ड इक्लोन फॉर्म है, ठीक है। अच्छा, इधर देखें तो यहाँ लीडिंग एंट्री 1, उसके नीचे तमाम ज़ीरोज़। यहाँ भी लीडिंग एंट्री 1, इसके नीचे भी 0 और इसके ऊपर भी 0। यहाँ तो इस आखिरी कॉलम में कोई भी लीडिंग एंट्री है ही नहीं, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं लीडिंग एंट्री वाला कॉलम की, कि जिसमें हमें क्योंकि ये आखिरी रॉ थी, इसमें कोई लीडिंग एंट्री आई ही नहीं है, तो हम इस कॉलम को भी नहीं देखेंगे। अच्छा, इसमें और इसमें आपका जो इक्लोन फॉर्म है और रिड्यूस इक्लोन फॉर्म है, इसके अंदर डिफरेंस को अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत बार इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस वही है जैसा कि मैंने आपको यहाँ कहा था, इसकी एक कंडीशन में डिफरेंस आता है। इसमें आपको जो सेकंड कंडीशन थी वो क्या थी कि लीडिंग एंट्री के नीचे तमाम नंबर्स जो भी आएंगे वो ज़ीरोज़ आएंगे। इसमें एक कंडीशन जो एडिशनल आ रही है वो ये आ रही है कि लीडिंग एंट्री के ऊपर भी तमाम नंबर्स 0 आएंगे। तो इन दोनों का फ़र्क जो है बिल्कुल यही है कि लीडिंग एंट्री के, इधर देखें अगर आप, तो लीडिंग एंट्री के ऊपर भी ज़ीरोज़ आ रहे हैं, जबकि यहाँ ऐसा नहीं था। लीडिंग एंट्री के ऊपर 0 आए ये ज़रूरी नहीं होता इक्लोन फॉर्म में, इसमें सिर्फ नीचे देखा जाएगा 0। यहाँ इसी तरह देखें, लीडिंग एंट्री के ऊपर 0 नहीं आ रहा, लेकिन नीचे आना चाहिए इक्लोन फॉर्म में। वंस अगेन इस कॉलम को भी ऑब्जर्व करें, लीडिंग एंट्री के ऊपर ज़ीरोज़ नहीं आ रहे क्योंकि ये इक्लोन फॉर्म थी, जबकि रिड्यूस्ड इक्लोन फॉर्म में लीडिंग एंट्री के ऊपर भी 0 आएंगे आपको नज़र हर जगह पे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ बात इम्पॉर्टेंट कि दोनों ही जो है फॉर्म्स हैं, इसमें स्टेयर केस पैटर्न बनता है नॉर्मली। तो अगर आप देखें हर रॉ के अंदर एक स्टेयर केस पैटर्न बन रहा है, जो कि मैंने यानी कि सीढ़ी की तरह से एक शक्ल बनती हुई आपको नज़र आएगी। ये मैंने हाईलाइट भी किया है, बनाया भी है। तो ये इक्लोन फॉर्म, रिड्यूस इक्लोन फॉर्म जो है स्टेयर केस पैटर्न में होती हैं, लेकिन दोनों के डिफरेंसेस अच्छी तरह याद रखें, समझ लें कि जो है आपने जो है ये समझना है। एक वाज़ेह फ़र्क जो दोनों के अंदर है वो ये है कि इसके अंदर लीडिंग एंट्री के ऊपर भी ज़ीरोज़ होते हैं, जबकि इसमें लीडिंग एंट्री के सिर्फ नीचे ज़ीरोज़ होते हैं। बाकी कंडीशंस दोनों की सेम है, ठीक है जनाब। तो ये इक्लोन फॉर्म और रिड्यूस्ड इक्लोन फॉर्म, आई होप ये क्लियर हो गई होगी। अच्छा, साथ ही साथ इसमें एक आखिरी चीज़ और अहम बात और बताती चलूँ, जो हमारी तीसरी बात है, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। अच्छा, रैंक कुछ भी नहीं होता, बहुत आसान है। रैंक असल में क्या होता है, इस मैट्रिक्स को अगर आप देखें तो इसमें आपको नॉन ज़ीरो रॉस कितनी नज़र आ रही हैं। एक मुझे ये वाली नॉन ज़ीरो रॉ नज़र आई है जिसमें तमाम एलिमेंट 0 नहीं है, एक मुझे दूसरी नॉन ज़ीरो रॉ नज़र आ रही है जिसके तमाम एलिमेंट 0 नहीं है, आखिर की जो है ये रॉ 0 रॉ है, ऐसा ही है। तो इस मैट्रिक्स में जितनी भी नॉन ज़ीरो रॉज होंगी वही इसका रैंक कहलाएगा। बात समझ आ रही है? तो कितनी नॉन ज़ीरो रॉज हमें नज़र आई हैं, मैंने हाईलाइट की हैं 2। तो इसका मतलब ये है कि इस मैट्रिक्स का रैंक क्या है, 2। अच्छा, अब इसको देखें, ये एग्जाम्पल आपके सामने लिखी है। नॉन ज़ीरो रॉ एक, नॉन ज़ीरो रॉ दूसरी, नॉन ज़ीरो रॉ तीसरी, क्योंकि इसके अंदर भी तमाम एलिमेंट तो 0 नहीं आ रहे ना। तो इसका मतलब है इस वाले मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो क्या होगा, 3, क्योंकि इसके अंदर 3 नॉन ज़ीरो रॉज आ रही हैं। ऐसे ही अगर आप देखें
तो एक एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ भी है, इसके अंदर भी अगर आप ऑब्जर्व करें तो नॉन ज़ीरो रॉ 1, नॉन ज़ीरो रॉ 2, लेकिन ये तीसरी वाली ज़ीरो रॉ है। इसका मतलब है इसका भी जो रैंक है वो 2 कहलाएगा। ऐसे ही इसको देखें अगर आप, तो ये भी नॉन ज़ीरो रॉ कहलाएगी इस लीडिंग एंट्री की वजह से, ये भी नॉन ज़ीरो रॉ कहलाएगी और ये भी नॉन ज़ीरो रॉ। इसका मतलब इस मैट्रिक्स का जो रैंक हुआ वो हो गया 3। ठीक है, तो रैंक क्या होता है? नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रॉज आपने चेक करनी होती हैं। किस में? या तो इक्लॉन फॉर्म में या रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में, दोनों में आप देख सकते हैं। तो वो रैंक जो है उस मैट्रिक्स का जो है फाइंड हो जाएगा। अब आपने करना क्या होगा, एक मैट्रिक्स को सिंपल इक्लॉन फॉर्म में या रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में लेकर आना होगा। और ये इक्लॉन फॉर्म में और रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में लाया कैसे जाएगा, सवाल ये है। तो वो आपने जो अभी थोड़ी देर पहले एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस सीखे थे, उन रॉ ऑपरेशंस को परफॉर्म करवा के लाया जाएगा। तो ये जो थोड़ी देर पहले हमने बात की थी ना इन ऑपरेशंस की, एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस की, तो एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस परफॉर्म करवाए जाते हैं। यानी ये जो 3 ऑपरेशंस थे, इन तीनों ऑपरेशंस को परफॉर्म करवा के मैट्रिक्स को कन्वर्ट किया जाता है इक्लॉन फॉर्म में या रिड्यूस्ड इक्लॉन फॉर्म में। अब ये स्पेसिफिकली हम इसके बहुत सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज 2.5 में स्टार्ट करेंगे, तो आप कि बहुत अच्छे से उसमें प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं और इसमें अगर कोई सवाल फिर भी आपका बाकी है तो मुझसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछें और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।